हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी का ट्रिक। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वायुमंडल की संरचना या फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। यदि बात करें दोस्तों इस टॉपिक की, तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से जिसमें ज्योग्राफी पूछी जाती है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है ये। ठीक है, इसके अलावा इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, देखिए जब हम वायुमंडल को स्टडी करते हैं या फिर एटमॉस्फेयर को स्टडी करते हैं तो हम दो प्रकार से उसको पढ़ते हैं। एक तो वायुमंडल की संरचना पढ़ते हैं, इसके अलावा वायुमंडल का संगठन पढ़ते हैं ना, कंपोजिशन और उसका स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम मुख्यतः संरचना या फिर स्ट्रक्चर को देखेंगे। इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे कि वायुमंडल में जो लेयर होती हैं, जैसे आपने देखा होगा क्षोभ मंडल होता है, ट्रोपोस्फेयर होता है, समताप मंडल होता है, स्ट्रेटोस्फेयर होता है, मीजोस्फेयर होता है ना। इसके अलावा थर्मोस्फेयर होता है, एक्सोस्फेयर होता है। तो ये लेयर जो होती हैं अलग अलग वायुमंडल में, ये क्या होती हैं, इनकी क्या विशेषता होती है, क्योंकि हर एक लेयर की अलग विशेषता होती हैं, अलग अलग गैसें यहाँ पर पाई जाती हैं, अलग अलग टेम्परेचर यहाँ पर देखने को मिलता है, अलग अलग वायुमंडलीय घटनाएं हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को मेनली आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा वायुमंडल को शॉर्ट में बता देता हूँ। वायुमंडल क्या है, यदि मैं साधारण भाषा में आपको समझाऊं तो हमारी पृथ्वी के चारों ओर जो लगभग 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक गैसों का जो एक घेरा है, ठीक है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, वायुमंडल बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं और एक एक करके जो ये लेयर या फिर संरचनाएं हैं इनको हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं बच्चों क्षोभ मंडल। तो जो सबसे पहली लेयर होती है हमारी वायुमंडल की, उसको हम बोलते हैं क्षोभ मंडल या फिर ट्रोपोस्फियर। ठीक है, कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है तो इसको थोड़ा देख लेते हैं। ये बच्चों ध्रुवों पर है ना, यदि मैं यहाँ पर अर्थ बनाऊं इस प्रकार से, तो ध्रुवों पर ये लगभग 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है और इक्वेटर पर लगभग 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये स्थित होता है ना। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर एक मैप में मैंने बताया है। ठीक है, ये हमारी अर्थ हो गई और ये इसका ऊपर वायुमंडल हो गया ना। वायुमंडल क्या है, चारों ओर जो वायु या फिर गैसों का जो घेरा है उसको ही हम वायुमंडल बोलते हैं। और इसकी जो सबसे पहली लेयर है कौन सी है, क्षोभ मंडल या फिर ट्रोपोस्फेयर है ना। एक एक करके हम सारी लेयर डिस्कस करेंगे। पहली लेयर है क्षोभ मंडल। तो देखिए ध्रुव पर इसकी ऊंचाई कितनी होती है, 8 किलोमीटर। ये पोल्स हो गए, मान लीजिए ये पोल्स नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ठीक है, तो इसके चारों ओर, तो ध्रुवों पर ये 8 किलोमीटर ऊंचाई होती है इसकी, और इक्वेटर पर इसकी ऊंचाई कितनी होती है, 18 किलोमीटर होती है, या फिर विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई कितनी होती है, 18 किलोमीटर होती है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना कि क्षोभ मंडल की ध्रुवों पर ऊंचाई या फिर पोल्स पर इसकी जो हाइट होती है 8 किलोमीटर होती है, जबकि इक्वेटर या फिर विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर होती है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये याद रखना है। देखिए यहां पर लिखा है क्षोभ मंडल की ऊंचाई पोल्स पर कितनी, 8 किलोमीटर, और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर होती है। और एवरेज यदि आप बात करेंगे तो एवरेज कितनी, एवरेज लगभग 15 किलोमीटर इसकी हाइट होती है। ठीक है, तो तीनों फैक्ट याद रखना है, तीनों इंपॉर्टेंट है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ये बताइए कि इसकी ऊंचाई अलग अलग क्यों है। पोल्स पर इसकी ऊंचाई ज्यादा आप बता रहे हैं है ना, इसके अलावा विषुवत रेखा या फिर इक्वेटर में ज्यादा बता रहे हैं, यहाँ पर कम थी। तो ऐसा क्यों है, तो देखिए उसका एक रीजन है। आपको पता होगा कि इक्वेटर पर सर्वाधिक टेम्परेचर पड़ता है, या फिर आप देखेंगे कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है ना। यदि मैं आपको बताऊं, ये इक्वेटर हो गई 0 डिग्री अक्षांश, ये कर्क रेखा हो गई, ये मकर रेखा हो गई ना। तो आपको पता होगा ये वाला जो रीजन होता है सबसे गर्म रीजन होता है, और खासतौर पर इक्वेटर वाला जो रीजन होता है, 0 डिग्री अक्षांश वाला जो रीजन होता है, सबसे उष्ण और गर्म क्षेत्र होता है हमारी पृथ्वी का। क्योंकि यहाँ पर कभी ना कभी सूर्य की बिल्कुल सीधी किरणें यहाँ पर पड़ती हैं और इनके ऊपर तिरछी किरणें पड़ती हैं इस प्रकार से, है ना। तो इस कारण से ये वाला रीजन सबसे गर्म रीजन होता है हमारी पृथ्वी का। अब देखिए जब ये सबसे ज्यादा गर्म होगा ये वाला रीजन, तो यहाँ पर धरातल ज्यादा गर्म होगा और यहाँ पर जो भी पवनें होंगी वो गर्म होकर के ऊपर उठेंगी, या फिर यहाँ पर जो भी गैसें होंगी वो गर्म होकर के ज्यादा ऊपर तक उठेंगी। ठीक है, गर्म होंगी, वो हल्की होंगी और ज्यादा ऊपर तक उठेंगी। जबकि पोल्स में क्या होता है, पोल्स में यहाँ पर ठंड बहुत ज्यादा होती है। आपको पता होगा उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव ये हमेशा बर्फ से जमे हुए होते हैं ना। यहाँ पर 6 महीने की रात, 6 महीने के दिन होते हैं ना। तो यहाँ पर ठंड बहुत ज्यादा होती है, इस कारण से यहाँ पर जो भी गैसें हवाएं होती हैं वो ठंडी रहती हैं और बहुत ज्यादा ऊपर तक नहीं उठ पाती है ना। इस कारण से इक्वेटर पर इनकी ऊंचाई लगभग 18 और पोल्स पर इनकी ऊंचाई 8 किलोमीटर के लगभग होती है। तो ये रीजन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि इक्वेटर पर गर्मी ज्यादा है इसलिए गर्म होकर के गैसें ज्यादा ऊपर तक उठेंगी, जबकि पोल्स में ठंड ज्यादा है इस कारण से वहां पर ज्यादा ऊपर तक गैसें नहीं उठ पाएंगी। ठीक है, तो ये रीजन है। इसके अलावा एक और रीजन इसके पीछे होता है, लेकिन मेन रीजन इसका यही है ना। मेन रीजन जो अभी मैंने आपको पहले बताया वही वाला है कि इक्वेटर पर ज्यादा गर्मी होती है, इस कारण गैसें ज्यादा ऊपर उठती हैं। लेकिन कुछ मतलब अल्प तौर पर आप देखेंगे तो एक रीजन ये भी होता है कि भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण कम होता है, ग्रेविटेशनल या फिर ग्रेविटी कम होती है इक्वेटर पर। ठीक है, जबकि ध्रुवों पर क्या होती है, ग्रेविटी अधिक होती है।
अब ग्रेविटी क्या है, गुरुत्वाकर्षण क्या है बच्चों, गुरुत्वाकर्षण मतलब कोई भी चीज पृथ्वी अपनी ओर खींचती है, ठीक है। तो जब इक्वेटर या फिर भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण कम होगा, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जो गैसें हैं, हवाएं हैं, वो भी थोड़ा कम मतलब ऊंचाई पर ज्यादा रहेंगी। जबकि पोल्स पर अधिक होता है तो यहाँ पर गैसें नीचे ज्यादा पाई जाएंगी, है ना। तो एक ये रीजन भी होता है इसके पीछे, लेकिन ये उतना मेन रीजन नहीं है। मेन रीजन जो मैंने आपको बताया था वही है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा ये पढ़ लीजिए पूरा। इसलिए क्षुभ मंडल की ऊंचाई भूमध्य रेखा पर अधिक, जबकि ध्रुवों पर कम होती है, ठीक है। लेकिन मेन रीजन ये नहीं है। मेन रीजन आपको वही वाला याद रखना है कि इक्वेटर पर ज्यादा गर्मी होती है, इस कारण से गैसें यहाँ पर गर्म होकर के ज्यादा ऊपर तक उठ पाती हैं, ठीक है। चलिए, इसके अलावा जितनी भी बच्चों मौसमी घटनाएं होती हैं, मौसमी घटनाओं से मतलब क्या है, आप देखते होंगे वर्षा, बादल, आंधी, तूफान, जितने भी मौसमी घटनाएं आप देखते हैं, बिजली का चमकना, ये सब इसी मंडल या फिर ये वाली जो लेयर होती है, पहली लेयर क्षोभ मंडल, यहाँ पर ही ये सारी घटनाएं देखने को, ठीक है। जितने भी आप आकाश में घटनाएं देखते हैं, बिजली का चमकना, आंधी, तूफान, बादल बनना, बारिश होना, तो ये सभी घटनाएं कहां पर होती हैं, ट्रोपोस्फेयर में होती है, जिसकी ऊंचाई एवरेज कितनी है, 15 किलोमीटर, ठीक है। तो ये बात याद रखना। इसके अलावा जो आप आकाश वर्ड यूज करते हैं, आसमान वर्ड यूज करते हैं, वो भी आप ऐसा बोल सकते हैं कि वो आप क्षोभ मंडल के लिए ही यूज करते हैं, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं बच्चों इसको। इसके अलावा ये जो मंडल होता है, चूंकि पृथ्वी के सबसे पास स्थित है, तो यहाँ पर जो भी गैसें वगैरह पाई जाती है ना, वो काफी सघन अवस्था या फिर यहाँ पर जो गैसें होती हैं उनका घनत्व ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि ये सघन अवस्था में यहाँ पर होती हैं, डेंस स्टेट में यहाँ पर पाई जाती हैं, ठीक है। गैसों का घनत्व ज्यादा होता है। यहाँ पर भारी गैसें आपको देखने को मिलेंगी, जैसे CO2, N2, जलवाष्प, है ना। अब भारी गैसें क्यों पाई जा रही हैं, आप देखेंगे मैक्सिमम जो भारी गैसें हैं ना, वो आपको क्षोभ मंडल पर ही ज्यादा देखने को मिलेंगी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, जलवाष्प हो गई, नाइट्रोजन हो गई, ठीक है। तो ये सभी गैसें आपको यहाँ पर ही देखने को मिलेंगी और घनत्व भी आपको यहाँ पर ज्यादा देखने को, ठीक है। इसके अलावा जैसे जैसे इसकी हाइट बढ़ती है, तो हाइट बढ़ने के साथ साथ घनत्व, डेंसिटी भी कम होती जाएगी और विरल भी होती जाएंगी गैसें, है ना। मतलब उनमें घनापन या फिर डेंसिटी उनकी कम होती जाएगी, हवाएं विरल होती जाएंगी। तो आपको याद रखना है, सर्वाधिक घनत्व आपको क्षोभ मंडल में ही देखने को मिलता है। सर्वाधिक जो भारी गैसें होती हैं वो भी आपको यहाँ पर ही देखने को मिलती है। भारी गैसें कौन कौन सी होती हैं, CO2, नाइट्रोजन, जलवाष्प, ये सारी भारी गैसें हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इस मंडल या फिर इस लेयर के कुछ अन्य नाम भी हैं बच्चों, जैसे संवहन मंडल और अधोमंडल। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इनमें से किस लेयर को या फिर किस मंडल को अधोमंडल या फिर संवहन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। तो क्षोभ मंडल या फिर ट्रोपोस्फेयर जो होता है, जो पहला मंडल होता है, उसको ही संवहन मंडल या फिर अधोमंडल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। संवहन मंडल क्यों बोलते हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ पर संवहन धाराएं चलती हैं। देखिए, जब पृथ्वी से गर्म होकर के हवाएं या फिर गैसें ऊपर उठती हैं ना, तो उनको ही क्या बोलते हैं, संवहन धाराएं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। इसके अलावा क्षोभ मंडल की ऊंचाई गर्मियों पर बढ़ जाती है और शीत ऋतु में कम हो जाती है। अब देखिए, जो ये ट्रोपोस्फेयर है या फिर क्षोभ मंडल है, इसकी हाइट भी कम ज्यादा होती रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि पृथ्वी के किसी हिस्से पर गर्मी पड़ रही है, तो उस रीजन में क्षोभ मंडल की ऊंचाई क्या होगी, बढ़ जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इक्वेटर पर या फिर जहां पर भी ज्यादा गर्मी होती है, ज्यादा उष्ण क्षेत्र होता है, तो हवाएं या फिर गैसें क्या होती हैं, गर्म होकर के ज्यादा ऊपर तक उठेंगी, ठीक है। तो गर्मियों में इसकी ऊंचाई बढ़ जाएगी, जबकि ठंड में इसकी ऊंचाई कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा जो घरेलू विमान या फिर डोमेस्टिक एयर प्लेन वगैरह होते हैं ना, एयरक्राफ्ट होते हैं, वो यहाँ पर ही उड़ान भरते हैं, ठीक है। देखिए, जो वायुयान होते हैं बच्चों, एरोप्लेन्स होती हैं, एक तो होती है इंटरनेशनल फ्लाइट जो लंबी दूरी तय करती हैं, लंबी दूरी के लिए उड़ान भरती हैं, और एक होती हैं घरेलू विमान। जैसे मान लीजिए आपको कहीं से भी इंडिया में एक शहर से दूसरे शहर जाना है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, घरेलू विमान। तो कम दूरी के विमान जो होते हैं, वो क्षोभ मंडल या फिर ट्रोपोस्फेयर में ही उड़ान भरते हैं। जबकि लंबी दूरी के जो विमान होते हैं, एक देश से आपको दूसरे देश जाना हो, तो वो समताप मंडल में उड़ते हैं। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे जब समताप मंडल को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना, डोमेस्टिक फ्लाइट्स या फिर घरेलू विमान भी यहाँ पर ही उड़ते हैं, कम ऊंचाई पर, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। इसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर तापमान घटता है, ठीक है। अब जितनी भी लेयर बच्चों हम यहाँ पर पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पर देखेंगे हर लेयर की अलग खासियत है। कहीं तापमान बढ़ेगा, कहीं घटेगा, कहीं सम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ऊंचाई या फिर हाइट जैसे जैसे बढ़ती है, तो तापमान भी क्या होता है, कम होता है, घटता है, ठीक है। इसके अलावा लगभग 165 मीटर की ऊंचाई जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। यदि आप पृथ्वी के सरफेस से 165 मीटर की ऊंचाई पर लगभग जाएंगे, तो क्या होगा, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाएगा। तो ये बात भी आपको याद रखना। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सामान्य ह्रास दर,
ठीक है, इसको बोलते हैं सामान्य ताप या फिर ह्रास दर या फिर पतन दर इसको बोलते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सामान्य ह्रास दर किसको बोलते हैं, तो पृथ्वी की सरफेस से यदि आप 165 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस लगभग तापमान कम हो जाता है, इसको हम बोलते हैं सामान्य ह्रास दर। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। इसके अलावा जो क्षोभ मंडल या फिर इसके अलावा एक और चीज देख लीजिए, क्षोभ सीमा या फिर ट्रोपोपाज क्या होता है। अब देखिए, जो हमारा बच्चों क्षोभ मंडल होता है ना, तो क्षोभ मंडल की एक ऊपरी लेयर होती है, जैसे मान लीजिए ये क्षोभ मंडल है, ये क्षोभ मंडल हो गया। ठीक है, तो क्षोभ मंडल की जो ऊपरी एक लेयर होती है 1 से 1.5 किलोमीटर वाली ऊपरी जो लेयर होती है, इसको हम बोलते हैं क्षोभ सीमा। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्षोभ सीमा या फिर ट्रोपोपॉज हम इसको बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या होती है, पृथ्वी से जो बच्चों गर्म गैसें या फिर हवाएं ऊपर उठती हैं तो वो क्षोभ सीमा तक जाती हैं और क्षोभ सीमा के बाद क्या होती है, नीचे उतरती हैं। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए आप, जैसे देख लीजिए जैसे मान लीजिए इक्वेटर है ना, इक्वेटर है 0 डिग्री, है ना, यहाँ से पवनें क्या होंगी, गर्म होकर के ऊपर उठेंगी, है ना, और ये क्षोभ मंडल है, ये पूरा क्या हो गया, क्षोभ मंडल हो गया, और ये क्षोभ मंडल की ऊपरी लेयर हो गई क्षोभ सीमा। तो यहाँ जाने के बाद क्या होती है, पवनें इस प्रकार से मुड़ती हैं और नीचे उतरती हैं, इस प्रकार से नीचे उतरती हैं। ठीक है, तो इस लेयर को मतलब क्षोभ मंडल की जो ऊपरी लेयर होती है 1 से 1.5 किलोमीटर मोटी परत होती है, उसको ही हम बोलते हैं क्षोभ सीमा या फिर ट्रोपोपॉज। हवा यहाँ पर बच्चों अत्यधिक तीव्र गति से चलती हैं, क्योंकि यहाँ से जो भी पवनें उठ रही थी यहाँ पर मुड़ती हैं क्षोभ सीमा में जाकर के और नीचे उतरती हैं। इस कारण से यहाँ पर क्या होता है, जो भी हवाएं होती हैं या फिर पवनें होती हैं काफी तीव्र गति से चलती हैं। ठीक है, इसके अलावा जेट स्ट्रीम या फिर जो जेट धाराएं होती हैं वो भी कहाँ पर उड़ती हैं, यहाँ पर ही उड़ती हैं। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके अलावा एक बात और याद रखना कि ट्रोपोपॉज पर, ट्रोपोपॉज होती है फिर क्षोभ सीमा होती है, यहाँ पर यदि आप ध्रुवों पर देखेंगे तो लगभग -45 का टेम्परेचर हो जाता है। इसके अलावा भूमध्य रेखा पर आप देखेंगे ट्रोपोपॉज में तो लगभग -80 डिग्री का टेम्परेचर हो जाता है। ठीक है, अलग अलग टेम्परेचर क्यों है, क्योंकि वही अभी हमने डिस्कस किया था कि ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई अलग है, इक्वेटर पर इसकी ऊंचाई अलग है, इसलिए इसी कारण से ध्रुवों पर इसका टेम्परेचर अलग है और भूमध्य रेखा पर इसका टेम्परेचर अलग है ना। अभी हमने देखा था कि 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर लगभग 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आती है। तो ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ध्रुवों पर लगभग -45 और भूमध्य रेखा पर लगभग -80 का टेम्परेचर हो जाता है। ठीक है, तो क्षोभ सीमा भी आपको याद रखना है, क्षोभ मंडल की ऊपरी लेयर होती है जहां पर पवनें बहुत तीव्र गति से चलती हैं। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा क्षोभ मंडल। आगे हम बात करेंगे, ठीक है, आगे हम बात करते हैं समताप मंडल या फिर स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, क्षोभ मंडल आपको समझ में आ गया, कौन कौन से पॉइंट याद रखना एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो इसकी ध्रुवों पर 8 किलोमीटर ऊंचाई होती है और इक्वेटर पर 18 होती है, एवरेज 15 होती है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे सर्वाधिक डेंसिटी पाई जाएंगी गैसों की, मैक्सिमम जो भारी गैसें होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जलवाष्प, वो आपको यहाँ पर ही देखने को मिलेगी। ठीक है, जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं बच्चों वो आपको यहाँ पर ही देखने को मिलेंगी, है ना, वर्षा, बादल, इसके अलावा बिजली का चमकना, ये सभी घटनाएं यहाँ पर ही होती हैं। एक बात और मैंने बताई कि इसकी जो ऊपरी लेयर होती है उसको ट्रोपोपॉज या फिर क्षोभ सीमा बोलते हैं, जहां पर पवना जो धरातल से हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठती हैं तो क्षोभ सीमा से ही नीचे उतरती हैं। इस कारण से यहाँ पर हवाएं बहुत तीव्र गति से चलती हैं। ठीक है, तो ये सारे मेन जो पॉइंट मैंने आपको बताया याद रखना है अच्छे से। ठीक है, चलिए अब हम समताप मंडल या फिर स्ट्रेटोस्फीयर को देख लेते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी होती है बच्चों, इसकी ऊंचाई आप देखेंगे तो क्षोभ सीमा के ऊपर लगभग मतलब आप देखेंगे ऊपर ओवरऑल तो 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये पाया जाता है। पृथ्वी के सरफेस से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं समताप मंडल या फिर स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्षोभ मंडल में हमने क्या देखा था, 8 किलोमीटर की ऊंचाई देखी थी पोल्स पे, और यहाँ पर क्या देखी थी, 18 किलोमीटर की ऊंचाई देखी थी, है ना। तो यहाँ पर ये 8 से होगा 50 किलोमीटर तक। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर 18 से देखेंगे तो 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक होगा। ठीक है, तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि समताप मंडल की जो मोटाई होती है सर्वाधिक कहाँ पर होती है, तो आपको याद रखना है पोल्स पर इसकी मोटाई ज्यादा होगी, क्योंकि 8 से 50 यहाँ पर है ना, इसके अलावा यहाँ पर 18 से 50 है तो यहाँ पर कम होगी। ठीक है, ओवरऑल 50 किलोमीटर तक ये पाया जाता है। तो आपको बस एक पॉइंट याद रखना कि समताप मंडल की ऊंचाई आप पोल्स पर आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है और आप इक्वेटर उसको टिक करके आ जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पर आपको मोटाई इसकी ज्यादा मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा ओवरऑल लगभग देखेंगे तो 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये पाया जाता है। ध्रुवों पर मोटाई ज्यादा होती है, विषुवत रेखा की मोटाई कम होती है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको ये चीज डिस्कस कराई। इसके अलावा कोई भी मौसमी घटनाएं यहाँ पर नहीं होती हैं, वायुयान उड़ाने के लिए उपयुक्त पाया जाता है।
देखिए, अब क्या होता है जब क्षोभ सीमा, बच्चों ये वाली क्या थी, क्षोभ सीमा थी, मैंने आपको बताया था क्षोभ मंडल के ऊपर वाली ये जो लेयर है इसको क्या बोलेंगे, क्षोभ सीमा बोलेंगे, हाँ, इसको बोलेंगे क्षोभ सीमा। ठीक है, अब क्षोभ सीमा से जब आप ऊपर जाएंगे बच्चों, है ना, तो इसको समताप मंडल बोलते ही इसलिए हैं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, लगभग सम रहता है। ठीक है, तो क्षोभ सीमा के कुछ ऊपर आप जाएंगे तो कुछ दूरी तक तो क्या होगा, टेम्परेचर सेम रहेगा, टेम्परेचर सेम रहेगा, मतलब ना घटेगा ना बढ़ेगा। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, समताप मंडल। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर एक लेयर आपको मिलती है जिसको हम बोलते हैं ओजोन लेयर। क्या बोलते हैं, ओजोन लेयर या फिर ओजोन परत। ओजोन परत के पास जैसे ही आप पहुंचते हैं तो यहाँ पर फिर टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ने लगता है। ठीक है, टेम्परेचर में बढ़ोतरी होने लगती है, बढ़ने लगता है, वो सब चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे। आगे देख लेते हैं। देखिए, प्रारंभ में क्या होता है, तापमान स्थिर रहता है, लेकिन 20 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद अचानक इसमें वृद्धि होने लगती है। जैसे ही आप 20 किलोमीटर ऊपर जाएंगे, क्या नाम है, मतलब समताप मंडल के ऊपर, तो यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने लगता है, लेकिन पहले सम रहता है, ये बात आपको याद रखना है। तो ये बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ पर ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन लेयर पाई जाती है। अब ये ओजोन परत क्या है, इसको भी जरा समझ लीजिए। ठीक है, देखिए ओजोन परत सबसे पहली बात याद रखना है कि ये कहाँ पाई जाती है, तो ये समताप मंडल में ही पाई जाती है, लगभग 15 से लेकर के 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर। कितनी ऊंचाई पर, 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है कि ओजोन परत समताप मंडल या फिर स्ट्रेटोस्फीयर के अंतर्गत ही 15 से 35 किलोमीटर की हाइट पर पाई जाती है। एक पॉइंट ये याद रखना है। इसके अलावा इसका काम क्या है, और इस लेयर के आसपास से टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है, बढ़ने लगता है। अभी हमने क्या देखा था, क्षोभ मंडल में टेम्परेचर घट रहा था, है ना, टेम्परेचर क्या होता, घट रहा था, 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा था। फिर हमने देखा समताप मंडल में जैसे ही आए तो कुछ दूरी तक तो स्थिर था, लगभग आप देखेंगे 20 किलोमीटर तक ये स्थिर था, और 20 किलोमीटर के बाद से फिर से क्या होगा, बढ़ने लगेगा टेम्परेचर। अब बढ़ने लगा यहाँ पर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर क्या करती है बच्चों, जो सूर्य से यूवी रेज आती हैं, है ना, यूवी रेज को हिंदी में बोलेंगे अल्ट्रावायलेट या फिर परावैगनी, परावैगनी किरणें, है ना, परावैगनी या फिर इंग्लिश में बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रेस। तो जो सूर्य से परावैगनी किरणें आती हैं उनको ओजोन लेयर क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है ना, एब्जॉर्ब कर लेती है और धरती तक उनको नहीं आने देती। क्योंकि बच्चों ये यूवी रेस यदि धरती तक आएंगी और हम ह्यूमन या फिर जीव जंतुओं की यदि स्किन से टकराएंगी तो ये कैंसर जैसे भयानक रोग उत्पन्न कर सकती हैं और काफी ज्यादा हानि पहुंचा सकती हैं। ठीक है, इस कारण से जो ओजोन परत होती है ये काफी आवश्यक और महत्वपूर्ण होती है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, ओजोन परत क्या करती है, यूवी रेस को एब्जॉर्ब कर लेती है और पृथ्वी तक नहीं आने देती। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर। इसके अलावा एक पॉइंट और जो अक्सर ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है, आपको पता होगा तीव्र गति से जो ओजोन परत है बच्चों, इसका क्षरण हो रहा है या फिर इसको हानि हो रही है। क्यों हो रही है, जो सीएफसी गैस होती है इसको बोलते हैं क्लोरो फ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सीएफसी को क्या बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जो गैस है बच्चों कहाँ से निकलती है, रेफ्रिजरेटर हो गए, एसी हो गए, है ना, फ्रिज हो गए, तो इनसे ये गैसें निकलती हैं और लगातार ये ओजोन परत को क्या कर रही हैं, हानि पहुंचा रही हैं। ठीक है, और इसको कम करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, इस कारण से इसको संरक्षण लेयर भी बोलते हैं, आपको याद रखना है। और मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ओजोन परत के संरक्षण से ही संबंधित है, 1987 में हुआ था। यहां से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है ये किससे संबंधित है, तो जो सीएफसी गैस या फिर अन्य जो गैसें हैं इनके उत्सर्जन को कम करने से संबंधित है या फिर ओजोन लेयर के संरक्षण से संबंधित है। तो ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा इसको संरक्षण लेयर भी बोलते हैं, ये यूवी रेस को एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, आगे बात कर लें। इसके अलावा जो बच्चों ओजोन लेयर है ये हमारे अंटार्कटिक के पास, जो अंटार्कटिक महाद्वीप है, यहाँ पर क्या हो रहा है, होल बन रहा है, ओजोन लेयर के ऊपर होल बन रहा है क्योंकि इसका तेजी से क्षरण हो रहा है। तो ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ओजोन लेयर का संचरण कहाँ हो रहा है, ये इसको कहाँ जा सर्वाधिक हानि हो रही है, तो अंटार्कटिका के पास हो रही है। देखिए मैंने एक इमेज डाली है जो इसमें हानि पहुंची है इस लेयर में, वो यहाँ पर ब्लू कलर से आपको बता रहा है। ठीक है, इसके अलावा 60 से 65 डिग्री अक्षांश में भी यहाँ पर ओजोन लेयर की सर्वाधिक हानि हमें देखने को मिल। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा समताप मंडल। आपको याद रखना है जितने भी पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस करा है। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करने से पहले, अगली लेयर को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपडेट देना चाहूंगा। यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी के लिए हमारा 2022 का टारगेट बैच बिल्कुल लाइव है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी जितनी भी एक्सपर्ट फैकल्टी है आपको टीच करेगी अलग अलग सब्जेक्ट, जैसे मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया,
जीके जीएस हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और सारी डिटेल आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, है ना। चलिए, इसके अलावा यदि आप DSSSC कोड को यदि अप्लाई करते हैं बच्चों, तो आपको स्पेशल डिस्काउंट यहाँ पर देखने को मिलता है, लगभग 500 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिलता है। इसके अलावा यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो रूट एप्लीकेशन पर मेरा बैच लाइव है, वहां पर मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी आपको इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ा रहा हूँ, ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। तो सिंपली आपको रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से और बाकी सारी डिटेल आपको वहां पर मिल जाए। इसके अलावा अन्य सब्जेक्ट भी आप वहां पर अलग अलग एक्सपर्ट फैकल्टी से पढ़ सकते हैं, तो वहां पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, थर्ड लेयर है, थर्ड लेयर देख लेते हैं, मध्य मंडल या फिर मीजोस्फीयर, है ना। दो लेयर हमने देख ली, क्षोभ मंडल, समताप मंडल। अगली लेयर कौन सी है, अगली लेयर है मध्य मंडल या फिर मीजोस्फीयर, ठीक है। तो ये लगभग बच्चों 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई में पाई जाती है। 50 किलोमीटर तक हमने देखा था समताप मंडल है ना, तो इसके ऊपर 50 से 80 में लगभग मध्य मंडल या फिर मीजोस्फीयर होता है। तो इसको भी देख लेते हैं, इसकी ऊंचाई 50 से 80 है, सबसे पहले ये याद कर लीजिए। इसके अलावा यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में आता है, यहाँ पर उल्का और उल्काश्म की घटनाएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अब ये उल्का उल्काश में क्या है, देखिए हमारे जो जब हम प्लैनेट्स पढ़ते हैं या फिर ग्रह पढ़ते हैं, सौरमंडल पढ़ते हैं, तो उसमें दो ग्रह पढ़ते हैं, एक है मंगल ना और एक है बृहस्पति, एक है बृहस्पति, है ना, या फिर मार्स और जुपिटर, ये दो ग्रह आप पढ़ते हैं। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में बच्चों बहुत सारे लाखों करोड़ों की संख्या में आकाशीय पिंड होते हैं, जो इनके बीच होते हैं, एक पेटी होती है जिसको हम बोलते हैं क्षुद्र ग्रह पेटी, क्षुद्र ग्रह पेटी, या फिर इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में एस्टेरॉइड्स बेल्ट, है ना। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में होते हैं और सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है बच्चों, यहाँ पर पृथ्वी है, आपको पता होगा, यहाँ पर अर्थ है। तो क्या होता है, कई बार मंगल के गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण और अर्थ के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पृथ्वी और मंगल के एटमॉस्फेयर में क्या हो जाते हैं, इंटर हो जाते हैं। पृथ्वी और अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं, इंटर हो जाते हैं और तेजी से उस ग्रह की ओर ट्रेवल करते हैं या फिर आते हैं। अब होता क्या है वो समझिए थोड़ा। अब होता क्या है, जब कोई भी उल्का पिंड या पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण इसके वायुमंडल में प्रवेश करता है ना, तो यहाँ पर जो ये मध्य मंडल होता है या फिर मीजोस्फीयर होता है बच्चों, यहाँ पर वायुमंडलीय घर्षण के कारण, है ना। अब ये जो पिंड होते हैं ना बच्चों, कोई पिंड छोटा होता है और कोई पिंड क्या होता है, बड़ा होता है ना। ये चट्टानी पिंड होते हैं, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई बहुत छोटा होता है, अलग अलग साइज के होते हैं, अनियमित आकार के होते हैं, तो कोई निश्चित आकार नहीं होता। तो जैसे ही ये मध्य मंडल में आते हैं तो वायुमंडलीय घर्षण के कारण इनमें क्या होती है, आग लग जाती है और ये वहीं जल करके समाप्त हो जाते हैं। मैंने क्या बोला, जैसे ही ये मध्य मंडल में आता है, हमारी वायुमंडल के लगभग 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये आता है, तो इनमें आग लग जाती है और ये समाप्त हो जाता है, ठीक है। अब ये क्यों हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि आपको पता होगा बहुत सारी गैसें होती हैं, गैसों में घर्षण होता है, जैसे ये पिंड आता है और उससे इसमें आग लग जाती है ना। अब क्या होता है, यदि छोटा पिंड है तो आग लग करके वहीं पर समाप्त हो जाएगा, लेकिन बड़ा पिंड होगा तो पृथ्वी से टकरा जाएगा, है ना। पृथ्वी से टकरा के विशाल गर्त का निर्माण करता है, जैसे हमारे यहाँ लोनार झील है महाराष्ट्र में, है ना, तो वो इसी उल्का पिंड के टकराने के पश्चात बनी है। इसके लिए आप देखेंगे साइबेरिया वाले रीजन में बहुत ज्यादा उल्का पिंड गिरते हैं, ठीक है। तो ये हम उस टॉपिक में पढ़ेंगे जब हम कभी प्लैनेट वगैरह डिस्कस करेंगे, तो वहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी आपको बस याद रखना कि यहाँ पर उल्का और उल्काश्म की घटनाएं होती हैं और यहाँ पर जो भी उल्का पिंड आते हैं, उल्काश्म आते हैं, यहाँ पर जल करके समाप्त होते हैं। इनको ही हम क्या बोलते हैं, इनको ही टूटता हुआ, इनको ही हम टूटता हुआ तारा भी बोलते हैं। लेकिन आपको आज से याद रखना कि ये कोई तारा वारा नहीं होते, ये क्षुद्र ग्रह या फिर उल्का पिंड होते हैं जो कि मध्य मंडल में आकर के समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। आगे बात करते हैं मध्य मंडल सीमा पर तापमान गिर करके लगभग 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, ठीक है। देखिए जो ये मध्य मंडल है ना बच्चों, देखिए जितने भी मंडल या जितने भी लेयर में आपको पढ़ा रहा हूं ना, तो इनके ऊपर की जो एक पतली सी लेयर होती है उसको उस मंडल की सीमा बोलते हैं। जैसे मध्य मंडल की भी सीमा होती है, क्षोभ सीमा भी हमने पढ़ी थी, उसी प्रकार से समताप मंडल की भी सीमा होती है। तो हर मंडल की अपनी सीमा होती है ना। इसको हम बोलेंगे मीजोस्पास बोलेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पर इस सीमा पर, इसकी ऊपरी लेयर पर टेम्परेचर कितना होता है, लगभग 100 डिग्री, माइनस का 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान हो जाता है। अब आपको एक बात याद रखना है कि पूरे वायुमंडल में निम्नतम जो तापमान होता है वो इसी लेयर में होता है, ये इसी सीमा पर आपको देखने को मिलता है, जिसे हम बोल रहे हैं मध्य सीमा। तो वायुमंडल में निम्नतम तापमान आपको यहीं पर ही रिकॉर्ड मिलता है, -100 डिग्री सेल्सियस।
एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वायुमंडल का निम्नतम तापमान कहाँ देखने को मिलता है, तो मध्य सीमा में देखने को मिलता है -100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, नॉक्टिल्यूशेंट बादल आपको यहां पर देखने को मिलता है। कौन सा? नॉक्टिल्यूशेंट बादल, है ना। ये खास प्रकार का बादल है जो मध्य मंडल में देखने को मिलता है। अभी मैंने आपको बताया था जितने भी बादल वगैरह हैं, आकाशीय घटनाएं हैं, ये क्षोभ मंडल में देखने को मिलती है, लेकिन खास प्रकार का एक बादल है नॉक्टिल्यूशेंट बादल, वो आपको मध्य मंडल में देखने को मिलता है। हालांकि ये वर्षा वगैरह नहीं करता, बस इसका आपको नाम याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं बच्चों आयन मंडल। आयन मंडल देख लेते हैं। इसकी ऊंचाई कहाँ होती है? 80 से लगभग 640 किलोमीटर हाइट होती है। कहीं कहीं 400 लिखा मिलता है, अलग अलग मिलता है, लेकिन इसकी ऊंचाई भी कम ज्यादा होती रहती है। अभी हम सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको 80 से 640 यहाँ पर याद करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें। अब देखिए इसमें क्या होता है, ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ता है। तापमान इसमें हाइट के साथ साथ इंक्रीज होता है। अभी हमने देखा था कि इसके पहले वाला जो मंडल था, मध्य मंडल, यहाँ पर इसकी सीमा पर लगभग -100 डिग्री सेल्सियस तापमान हो गया था। इसके बाद तापमान क्या होगा? इंक्रीज होने लगेगा। ठीक है, यहाँ पर विभिन्न आवृत्ति की रेडियो तरंग है। रेडियो तरंगें जो होती हैं वो रिफ्लेक्ट होने लगती हैं या फिर परावर्तित होने लगती हैं। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना कि बच्चों आयन मंडल या फिर आयनोस्फीयर में रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं। इस लेयर से रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं। अब देखिए ये जो लेयर होती है ना बच्चों, आयन मंडल, इसमें बहुत सारी अलग अलग लेयर होती है। जैसे डी लेयर होती है एक, फिर ई होती है, एफ होती है, जी। तो ये इसके अंतर्गत ही आती है, डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर और जी लेयर। ठीक है, ये सारे लेयर किसका पार्ट है? आयन मंडल का ही पार्ट है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा सर डी से क्यों स्टार्ट है, ए से क्यों नहीं है? तो इसके पहले जो अपन ने 3 लेयर पढ़ी हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल, इनको ए लेयर, बी लेयर और सी लेयर बोलेंगे। ठीक है, और आयन मंडल के अंतर्गत ही ये 4 लेयर होती हैं, डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर और जी लेयर। ठीक है, तो आपको याद रखना। अब ये क्यों होती हैं? अब देखिए, अब यहां से ये जो डी, ई और एफ, ये 3 लेयर हैं, डी, ई और एफ, यहां से अलग अलग रेडियो तरंगें परावर्तित होती। ठीक है, जैसे जो उच्च रेडियो तरंगें होती हैं, हाई फ्रिक्वेंसी की रेडियो तरंगें होती हैं, फिर मध्यम फ्रिक्वेंसी की रेडियो तरंगें होती हैं, जो शॉर्ट रेडियो तरंगें होती हैं, शॉर्ट वेव्स होती हैं। तो ये अलग अलग डी, ई और एफ अलग अलग रेडियो जो ये लेयर हैं इनसे परावर्तित होती हैं। तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ गैसों का आयनीकरण भी हो जाता है। यहाँ पर क्या हो रहा है? गैसों का आयनीकरण होता है। ये आयनीकरण क्या है इसको हम समझ लेते हैं। देखिए जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसें होती हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, इन गैसों के जो कण होते हैं बच्चों, ये हल्के होकर के आयन मंडल में आते हैं, है ना, हल्के होकर के आयन मंडल में आते हैं। और इन कणों का क्या हो जाता है? आयनीकरण हो जाता है। आयनीकरण मतलब क्या है? अब देखिए मैंने आपको एक चीज पहले समझ लीजिए कि सूर्य से बहुत सारी किरणें निकलती हैं, बहुत अलग अलग प्रकार की किरणें निकलती हैं। जैसे एक्स किरणें हो गई, गामा किरणें हो गई, परावैगनी किरणें हो गई। ठीक है, इसके अलावा प्रकाश किरणें हो गई, अवरक्त किरणें हो गई, है ना। तो प्रकाश किरणें आपको पता होगा धरती तक आती हैं। परावैगनी किरणें अभी हमने पढ़ा था समताप मंडल के अंदर, यूवी रेज, जो इसके लिए ओजोन लेयर थी, है ना, वो हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा एक चीज आपको याद रखना, एक्स किरणें और जो गामा किरणें होती है ना, वो जब इस लेयर में आती हैं, कौन कौन सी? एक्स और गामा। एक्स और जो गामा किरणें होती हैं सूर्य की, जब वो इस लेयर में आती हैं, तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कण हल्के होकर के आए थे, इनका आयनीकरण कर देती हैं। आयनीकरण कर देने से मतलब है इनको प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, है ना, इनको प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इन कणों को प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में तोड़ देती हैं। क्या कर देती हैं? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में तोड़ देती हैं। प्रोटॉन में आपको पता होगा यहाँ पर प्लस साइन होता है और माइनस साइन होता है यहाँ इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, तो प्लस और माइनस में ये तोड़ देती हैं। ठीक है, जब ये तोड़ देती हैं तो इलेक्ट्रॉन तो ऊपर चले जाते हैं, लेकिन जो प्रोटॉन होते हैं बच्चों, प्रोटॉन इसकी जो ऊपरी वाली लेयर है, ये जी लेयर है ना, यहाँ पर ये इकट्ठे हो जाते हैं, ये प्रोटॉन के कण, है ना, जो कि ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसों के हल्के कण थे, है ना। तो ये इसको हम बोलते हैं गैसों का आयनीकरण। यहाँ पर लिखा है ना, यहाँ पर गैसों का आयनीकरण हो जाता है। आगे और डिटेल में हम देखेंगे, आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के कण हल्के होकर के ऊपर जाते हैं और इनका आयनीकरण हो जाता है। आयनीकरण का मतलब वही है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में ये टूट रहे हैं। ठीक है, प्रोटॉन में प्लस साइन होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन में माइनस साइन होता है। इलेक्ट्रॉन के कण ऊपर चले जाते हैं और प्रोटॉन के जो कण होते हैं यहाँ पर ऊपर वाली जी लेयर में इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। एक्स व गामा किरणें इनका आयनीकरण कर देती है। तो जो एक्स और गामा किरणें आ रही हैं सूर्य से, इनका आयनीकरण कर देती हैं। जो पूरी मैंने आपको प्रक्रिया समझाई, इसको ही हम क्या बोलेंगे? आयनीकरण बोलेंगे। ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉन
ऊपर चले जाते हैं तथा प्रोटॉन यहीं रह जाते हैं, इसी को आयनीकरण कहते हैं। ठीक है, इसलिए ये जो मंडल है दिन में फैल जाता है और रात में सिकुड़ जाता है। ठीक है, तो दिन में क्या होता है, दिन में ये घटनाएं होती हैं, इस कारण से दिन में ये फैल जाता है ना। इसके अलावा रात में ये सिकुड़ जाता है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। ये जो पूरी प्रक्रिया मैंने आपको बताई आयनीकरण की, ये दिन में होती है, इस कारण से दिन में ये फैल जाता है और रात में सिकुड़ जाता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा जब सूर्य की कॉस्मिक किरणें पृथ्वी पर आती हैं तो जी लेयर से टकरा करके लाइट उत्पन्न करती हैं। अब देखिए बहुत सारी मैंने किरणें बताया सूर्य की, उसमें से एक कॉस्मिक किरणें होती हैं जब पृथ्वी की इस लेयर पर ये आती हैं, है ना। और ऊपरी वाली ये जो जी लेयर है, इससे जब ये टकराती हैं सूर्य की किरणें, तो यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया प्रोटॉन के जो प्लस कण थे ये वाले, है ना, तो इनसे ये टकराती हैं और एक ज्वाला उत्पन्न करती हैं, एक रोशनी उत्पन्न करती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ध्रुवीय ज्वाला, जिसको हम बोलते हैं ध्रुवीय ज्वाला। क्या बोला मैंने, सूर्य की कॉस्मिक किरणें जब पृथ्वी पर आती हैं और पृथ्वी पर आकर के जब इन प्रोटॉन कणों से टकराती है तो यहाँ पर ज्वाला उत्पन्न करती हैं। इनको उत्तरी ध्रुवों पर क्या बोलते हैं, अरोरा बोरियोलिस, ठीक है, और दक्षिणी ध्रुव पर बोलते हैं अरोरा ऑस्ट्रेसिस। तो ये बात भी याद रखना है ना। इन प्रोटॉन के कणों से टकरा करके ये ज्वाला उत्पन्न कर रही हैं। यहाँ पर आप इमेज में देख पा रहे होंगे, ये इस प्रकार की कुछ ज्वाला उत्पन्न करती हैं। अभी आप अपने घर से बैठ करके नहीं देख सकते हैं, उत्तरी ध्रुव के आसपास जो देश वगैरह हैं वहां से ही ये दिखाई देती हैं, हर जगह से आपको ज्वाला दिखाई नहीं देती। ठीक है, तो इस प्रकार की कुछ ज्वाला उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में आपको दिखाई देती है। ठीक है, तो ये बात भी याद रखनी है। चलिए अब लास्ट मंडल हम देखते हैं, जिसको हम बोल रहे हैं बहिर्मंडल या फिर एग्जोस्फीयर। तो लगभग 640 से लेकर के 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, इसकी ऊंचाई देख लीजिए 640 से लगभग 1000 किलोमीटर। इस परत की बहुत अधिक जानकारी नहीं है, अभी भी इसके बारे में अनुसंधान चल रहा है। अब देखिए जो ये बहिर्मंडल है काफी ऊंचाई पर स्थित है, 640 से 1000 किलोमीटर तक, तो इसके बारे में अभी बहुत अधिक जानकारी नहीं है। जितनी जानकारी है वो अभी हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। लगातार इसके बारे में अनुसंधान जारी है वैज्ञानिकों के द्वारा। ठीक है, यहाँ ध्रुवीय उपग्रह या फिर पोलर सैटेलाइट पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ध्रुवीय उपग्रह क्या होते हैं बच्चों, पोलर सैटेलाइट क्या होते हैं, जो ध्रुवों से ध्रुवों की ओर परिक्रमा करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक मैंने मैप डाला है, ये देखिए पृथ्वी के ध्रुव से नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, इस प्रकार से ये परिक्रमा करते हैं। ये इस प्रकार से इनको हम बोलते हैं ध्रुवीय उपग्रह या फिर पोलर सैटेलाइट। ये काफी स्पीड से पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, है ना। और इनका काम क्या होता है, मौसम संबंधी जानकारी जैसे ये देते हैं। ठीक है, तो चूंकि काफी कम टाइम में इनको जानकारी देना होती है, इसलिए ये काफी तेज गति से पोल टू पोल पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। आपको याद रखना है, इनको निम्न कक्षा या फिर लोअर ऑर्बिट उपग्रह भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, निम्न कक्षा उपग्रह या फिर लोअर ऑर्बिट उपग्रह भी कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि जो ध्रुवीय उपग्रह होते हैं या फिर पोलर सैटेलाइट होते हैं वो किस मंडल में पाए जाते हैं, तो बहिर्मंडल में पाए जाते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा लगभग बच्चों 1000 किलोमीटर तक ही हमारा ये वायुमंडल होता है। इसके बाद लगभग आप देखेंगे तो ये वायुमंडल खत्म हो जाता है ना। ये लास्ट लेयर होती है हमारी, आपको याद रखना है। देखिए 1000 किलोमीटर के ऊपर चुंबक मंडल कहा जाता है। ठीक है, 1000 मंडल तक हम ये वायुमंडल को स्टडी करते हैं, इसके ऊपर जो होता है उसको हम चुंबक मंडल बोलते हैं। और फिर लगभग 36,000, एक बात और याद रख लीजिए, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्पेस, है ना, स्पेस। और 1000 के ऊपर क्या बोल रहे हैं, इसको हम चुंबक मंडल बोल रहे हैं। ये बात आपको याद रखना है। इसमें भी विद्युत आवेशित कणों की अधिकता होती है। जो ये बहिर्मंडल है इसमें भी विद्युत आवेशित कण काफी ज्यादा होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्रमशः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम और हाइड्रोजन आदि गैसों की अलग अलग लेयर होती है ना। जो भी गैसें होती हैं वो अलग अलग लेयर में होती हैं, यहाँ पर उनकी स्वयं की लेयर होती है। जबकि नीचे वाले जो हमने मंडल पढ़े जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, यहाँ पर मिश्रित अवस्था में गैसें होती हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होती हैं, अलग अलग लेयर में ये गैसों की ये लेयर पाई जाती हैं। इसके अलावा 60,000 किलोमीटर के ऊपर स्पेस कहा जाता है। ठीक है, 60,000 के ऊपर स्पेस कहा जाता है। इसके अलावा 1000 के ऊपर चुंबक मंडल कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये बच्चों हमने यहाँ पर 5 मंडलों को डिस्कस किया है जो हमारे वायुमंडल की संरचना के अंतर्गत आते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बन सकते थे ये सभी एग्जाम्स के लिए आपका इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो चाहे स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो। कोई भी पॉइंट यहाँ पर बाहर नहीं जाएगा। सारे पॉइंट मैंने यहाँ पर डिटेल में आपको समझाया है। यदि कोई भी डाउट होता है तो फिर आप कमेंट में मुझसे जुड़ सकते हैं। अगले लेक्चर में आपको कोशिश करूंगा बता दूं उससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। यदि आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
ठीक है। इसके अलावा इसका यदि आपको एमसीक्यूज लगाना है बच्चों इस टॉपिक का, तो आप हमारे रूट चैनल में जाकर के वहां पर एक एमसीक्यूज वाला मैंने डाला है, वायुमंडल से आने वाले क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्न, तो वो आप वहां पर एमसीक्यूज लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपका चैप्टर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो रूट हमारा जो नया चैनल है वहां पर जाकर आप उस एमसीक्यूज का वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यदि बच्चों आप मुझसे इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो रूट एप्लीकेशन पर पढ़ सकते हैं, मेरा बैच वहां पर लाइव है। तो आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मुलाकात होगी अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद।